बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपसे मुखातिब है मोहम्मद यासीन। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी ए सबसेट ऑफ ए देन विच इज़ ट्रू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, फिर दोनों सेट्स जो होंगे ये इक्वल होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन है कि ए और बी जो है ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इफ़ वन करस्पोंडेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन टू सेट्स ए एंड बी। अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, आप उनके दरमियान वन की करस्पोंडेंस जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब एक एलिमेंट लिया बी के एक एलिमेंट के साथ मिलाया, फिर एक एलिमेंट दूसरा लिया बी के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाया। तो इस तरह ए के हर और बी के हर एलिमेंट के दरमियान अगर वन की करस्पोंडेंस जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो फिर वो जो सेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इक्वल होंगे, इक्विलेंट होंगे, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी या उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। तो वो इक्विलेंट सेट कहलाएंगे, यानी ए जो इक्विलेंट होगा बी के और बी इक्विलेंट होगा ए के। तो इसका जो ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है कि ए इज़ इक्विलेंट टू बी। अगर ए और बी के दरमियान आप वन की करस्पोंडेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, फिर ए इक्विलेंट होगा बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ओ ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर्स का जो सेट है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। पहले बी ऑप्शन देखें, वो कहता है कि इनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होगी। नॉन एम्प्टी तो हो नहीं सकती क्योंकि जो और नंबर्स है वो इंटीजर्स भी हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स भी हैं। और इनका जो दूसरा यूनियन है वो एक इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि वो जो है वो एन का सबसेट है, तो इनका जो यूनियन है वो एन ही आएगा। और तो फिर ए ऑप्शन हो सकता है इसका, या डी हो सकता है। तो ए ऑप्शन क्या है कि एन इक्विवेलेंट टू ए, मतलब एन और ओ के दरमियान आप वन की क्रॉसपोंडेंस जो है आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें आप फंक्शन एक बना लें, एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n-1। एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n-1। अब देखें, इसमें आप अगर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब आप नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे और नंबर्स बनते जाएंगे। तो मतलब नेचुरल नंबर और नंबर्स के दरमियान वन की क्रॉसपोंडेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इसका मतलब एन और ओ जो हैं ये इक्विवेलेंट सेट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एंड सेट ऑफ इंटीजर्स आर। इक्विवेलेंट सेट्स हैं, इक्वल हैं, डिस्जॉइंट हैं, फाइनाइट है। इक्वल तो है नहीं क्योंकि -1 एन में तो नहीं है, लेकिन जेड में है, तो इक्वल तो नहीं हो सकते। डिस्जॉइंट भी नहीं है क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट भी नहीं है। फिर क्या हो सकता है, फिर इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। मतलब आप इनके दरमियान वन की क्रॉसपोंडेंस जो है वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फर्स्ट अगर आप फंक्शन बना लेते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू n/2 वन एन इज इवन, कि अगर एन इवन है तो फंक्शन की वैल्यू n/2 होगी, और अगर एन ऑड है तो एफ ऑफ एन इक्वल होगा माइनस इंटू -1/2, माइनस इंटू n-1/2। अब देखें, इस फंक्शन में आप अगर नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो इंटीजर्स आपके पास आते जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि एन और जेड के दरमियान जो है वन की क्रॉसपोंडेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एन और जेड जो है ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का ट्रू है। दूसरा है बी है कि जो जेड है वो क्यू का सबसेट होता है, ये भी ट्रू है। तीसरा है सी के क्यू जो है वो आर का सबसेट होता है, ये भी ट्रू है। तो ये ऑल ऑफ दीज जो है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6,
इफ़ सेट एस हैज़ एम एलिमेंट्स, अगर सेट एस है उसमें एम एलिमेंट्स है तो फिर उसके पावर सेट जो होगा द नंबर ऑफ सब सेट्स इन एस, यानी उसके जो सब सेट्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, मतलब उसके पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, यानी उसके नंबर ऑफ सब सेट्स कितने होंगे। तो अगर सेट ऐसा है उसमें एलिमेंट्स की तादाद एम है तो फिर उसके जो सब सेट्स की तादाद होगी वो 2 की पावर एम होगी। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, तो अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ए आएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट होगा। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है 7 का ए आंसर, पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ सेट एस हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, अगर सेट एस जो है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, फिर देन एस विल बी, तो फिर एस फिर कौन सा सेट होगा, किस तरह का होगा, सिंगल्टन होगा। सिंगल्टन सेट का तो प्रॉपर सबसेट होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो उसका प्रॉपर सबसेट होता है। इन्फिनिट के तो भी इन्फिनिट प्रॉपर सबसेट्स होंगे। प्रॉपर सबसेट होता कौन सा है, अपने जो सेट खुद होता है ना वो अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो अपने आप के अलावा बाकी जितने भी सबसेट्स होते हैं वो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। अच्छा, तो फिर कौन सा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट है, यानी इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। क्योंकि एम्प्टी सेट का एक ही ताती सेट होगा जो कि वो खुद होगा, और खुद जो होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, जिसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ सेट एस हैज़ वन प्रॉपर सबसेट, अगर सेट एस जो है इसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट है, देन एस विल बी, फिर वो सेट एस जो है वो कौन सा सेट होगा, सिंगल्टन सेट होगा, क्योंकि सिंगल्टन सेट का एक ही प्रॉपर सबसेट होता है जो कि एम्प्टी सेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो ए आंसर है, सिंगल्टन सेट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ अ सेट एस हैज़ एन एलिमेंट्स, अगर सेट एस में एन एलिमेंट्स हैं, दैन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस, अगर एस में एन एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, मतलब उसके सब सेट्स कितने बनेंगे। तो अगर उसमें एन एलिमेंट्स है उसके पास सब सेट्स की तादाद 2 की पावर एन होगी, तो इसका बी ऑप्शन है, 10 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, के सेट एक सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनका आप सेट जो बनाते हैं उस सेट को क्या कहते हैं, उस सेट को पावर सेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कि इफ़ एस इज एम्प्टी सेट, अगर एस एम्प्टी सेट है देन आर्डर ऑफ सेट एस, आर्डर क्या होता है, कार्डिनलिटी होती है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर खाली सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट का पावर सेट होगा हैज़, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एम्प्टी सेट का अगर आप पावर सेट बनाए तो एम्प्टी सेट कैसे, पावर सेट कैसे बनाते हैं, जितने भी सबसेट्स बनते हैं उन सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। तो एम्प्टी सेट का तो एक ही सबसेट होगा जो कि वो खुद होगा, तो इसका मतलब इसके पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा जो कि वो खुद होगा। तो इसका मतलब जो पावर सेट है उसमें एक ही एलिमेंट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ एन ऑफ एस इक्वल टू एम, एन ऑफ एस मतलब एस में एलिमेंट्स की तादाद अगर एम है, देन एन ऑफ पी ऑफ एस, तो पी ऑफ एस में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। तो अगर एस में एम एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर एम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी, 2 की पावर एम। क्वेश्चन नंबर 15, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं, इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, तो 1 और 3 के दरमियान कितने रियल नंबर्स होते हैं, मतलब 1 और 3 के दरमियान जो रियल 1 और 3 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं उन रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो किस तरह का सेट होता है, इन्फिनिट होता है या उसमें एक ही एलिमेंट होता है जो कि 2 है, फाइनाइट सेट होता है या ग्रुप होता है। तो 1 और 3 के दरमियान बेतहाशा अनलिमिटेड इन्फिनिट्स एलिमेंट्स जो हैं वो पड़े, रियल नंबर्स पड़े हैं 1 और 3 के दरमियान। तो 1 और 3 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं उनका आप अगर सेट ले लेते हैं
उन सेट का जो उन एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो इन्फिनिट सेट होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, टेबुलर फॉर्म ऑफ एक्स जबकि एक्स रुकान है क्यू का, मतलब इसमें रैशनल नंबर्स हैं। कौन से रैशनल नंबर्स हैं? एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब जिनका एडिटिव इनवर्स उनके अपने आप के इक्वल हो वो रैशनल नंबर्स। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स अपने आप के इक्वल होता है? वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा ज़ीरो। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब आप टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एलिमेंट्स ले लेते हैं, उनका दरम्यान कॉमा लगा के ब्रैकेटों से बंद कर देते हैं, वो टेबुलर फॉर्म बन जाती है। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है ज़ीरो, तो ज़ीरो को दोनों साइड से ब्रैकेटों से बंद कर दें। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अब देखें, अगर आप ये याद रखें, अगर दो ब्रैकेट से आ जाती है ना, दो ब्रैकेट्स, तो वो दो ब्रैकेट्स वाला जो सेट होता है ना, वह पावर सेट का सबसेट होता है। और पावर सेट में आपको पता है सबसेट्स होंगे, इसका मतलब वो जो सेट होगा वो सबसेट्स का सेट होगा। अब सबसेट्स के सेट में अगर एलिमेंट आपको ले लेते हैं, यानी 1 ले लें, 2 ले लें, वो तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो सबसेट्स हैं। तो इसमें अगर आप अकेला एलिमेंट पूछते हैं, जिस तरह 1 पूछते हैं या 2 पूछते हैं या 3 पूछते हैं या ए पूछते हैं या बी, तो वो तो उसका एलिमेंट नहीं होगा। उसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये है जो है ये सेट ऑफ सबसेट्स है, तो ये तो इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। इस तरह सेट तो उसने लिया हुआ है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, वो कहता है एम सेट इसका रुकन है, तो आपको एम्प्टी सेट इसके अंदर कहीं नज़र आ रहा है? एम्प्टी सेट इसका सब सेट है लेकिन इसका रुकन नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन जो है वो पे कह रहा है कि ये एम्प्टी सेट इसका रुकन है, ये एम्प्टी सेट जो इसके अंदर मौजूद है, एम्प्टी सेट तो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर एम्प्टी सेट का सब सेट मौजूद है, पावर सेट, इसके अंदर एम्प्टी सेट का पावर सेट मौजूद है, एम्प्टी सेट खुद मौजूद नहीं है, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन है? सी, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर जिस तरह का भी कोई सेट हो उसका सब सेट होता है, तो सेट ऑफ सब सेट्स का भी ये सब सेट होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन है सी। द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? हम देखें ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए के एलिमेंट हों या बी के एलिमेंट हों, यानी एक्स जबकि एक्स रुकन हो ओ का या एक्स रुकन हो बी का, तो फिर कौन सी इसकी बिल्डर फॉर्म बनेगी? इसकी बिल्डर फॉर्म बनेगी बी ऑप्शन, कि एक्स जबकि एक्स रुकन ए का और यानी या एक्स रुकन हो बी का। तो ये अगर बाकी अगर आपको देखेंगे बाकी, तो वो आंसर जो है वो नहीं बनते, इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, यानी एक्स जबकि एक्स रुकन हो ए का या एक्स रुकन हो बी का, तो इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी की बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के भी एलिमेंट हों और बी के भी एलिमेंट्स हों, मतलब एक्स जबकि एक्स रुकान हो ए का और एक्स रुकान हो बी का, तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा 20 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। 21, द सेट और बिल्डर फॉर्म ऑफ ए फार्क बी, ए फार्क बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए फार्क बी में ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी में ना हों, यानी ए के एलिमेंट्स जो बी में ना हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एक्स जबकि एक्स रुकान है ए का और एक्स रुकान नहीं है बी का, एक्स रुकन है ए का और एक्स रुकन नहीं है बी का, तो फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसका ऑप्शन बनेगा सी, क्वेश्चन नंबर 21 इसका आंसर सी है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, बिल्डर फॉर्म ऑफ बी फार्क ए, बी फार्क ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बी के वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद ना हो, तो आप इसको किस तरह लिखेंगे? एक्स जबकि एक्स रुकन हो बी का और रुकन ना हो ए का, तो इसका फिर कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी हो,
तो फिर ए और बी किस तरह के सेट्स होंगे, वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स की जो इंटरसेक्शन होती है वो एम्प्टी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 24, इफ़ इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हो, अगर नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब वो जो सेट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, 24 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इन सेट बिल्डर फॉर्म में ए के कम्प्लीमेंट को कैसे लिखेंगे। अब देखें, आप ए का कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। ए का कम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होता है यू फॉर के। अब यू फॉर के में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यू फॉर के में यू फॉर के में वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। इसका मतलब ए के कम्प्लीमेंट में यू के एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद ना हो। तो अगर इसको हम लिखना चाहें बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स जबकि एक्स रुकन हो यू का और एक्स रुकन ना हो ए का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ़ a set consists of those elements of A which are not in B। ये अगर ऐसा सेट जिसमें ए के वो एलिमेंट्स हो वो बी में ना हो, वो कौन सा सेट होता है, तो वो ए फर्क बी होगा, क्योंकि ए फर्क बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में हो लेकिन बी में मौजूद ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर बनेगा वो सी आंसर बनेगा। 27, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है। देन ए फर्क बी को हम क्या लिख सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए फर्क बी को आप ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इन्हें ए वैसे आ जाएगा, आगे फ़र्क की जगह इंटरसेक्शन और बी की जगह बी का कम्प्लीमेंट। तो इसका ए ऑप्शन बनेगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ ए इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ नॉन एम्प्टी, यानी ए सेट ए और बी जो हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना दूसरा नॉन एम्प्टी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये एम्प्टी आना है यहाँ पे। अगर ए और बी की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो, आगे आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको ए और बी डिसजॉइंट हैं, तो यही मतलब है ना कि ए और बी की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब ए और बी डिसजॉइंट हैं। फिर इनका यूनियन में कौन जो देन एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए फर्ज कर एक सेट आप ए ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और एक सेट आप ले लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब आप इनका जब यूनियन लेंगे, अब ये जो दो सेट मैंने लिए हैं, एक सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5, आप दोनों का यूनियन लें तो यूनियन में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5। और ये जो दो सेट मैंने लिए थे ये डिसजॉइंट थे, मतलब इनकी जो इंटरसेक्शन थी वो एम्प्टी थी। अच्छा, अब जो यूनियन लिया है उसमें एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 5। अच्छा, अब ए में एलिमेंट्स कितने थे 2, बी में कितने थे 3, तो मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी के, मतलब ए के एलिमेंट्स की तादाद जमा बी के एलिमेंट्स की तादाद। तो इसका मतलब अगर दो सेट डिसजॉइंट होंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ये इक्वल होगा एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी के। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। तो 22 का आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन एम्प्टी। अगर दो सेट है आपके पास, उनकी जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब ओवरलैपिंग सेट्स हैं, उनके दरमियान कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो फिर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं दो सेट ले लेता हूँ जो ओवरलैपिंग सेट है। फ़र्ज़ करें सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी जो है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। इन्हें ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 4 एलिमेंट्स हैं, और इनमें जो कॉमन एलिमेंट कौन सा है 3 है। अच्छा, अब जब इनमें इनकी इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन जब लेंगे, सॉरी यूनियन, जब इनका आप यूनियन लेंगे ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं 6। अच्छा, अब ए में कितने एलिमेंट्स थे 3 और बी में कितने हैं 4, तो उन दोनों को मिलाएं तो वो तो 7 बनते हैं, लेकिन यूनियन में तो 6 आ रहे हैं। तो क्या हुआ है, दरअसल क्या हुआ है कि वो जो मसला बना जो कॉमन एलिमेंट था, अब कॉमन एलिमेंट कौन सा था 3 था जो एक था, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आता है 3। अच्छा, अब अगर एक एलिमेंट है 3, बी के एलिमेंट है 4, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 1, तो अगर आप ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को जमा करके इसमें से इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद निकाल दें, तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है तो 7 में से 1 या 6 है,
तो यूनियन में भी कितने एलिमेंट्स थे, 6 ही थे। इसका मतलब अगर दो सेट जो है ओवरलैपिंग होंगे तो उनके यूनियन में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो इक्वल होगी एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा कि ओवरलैपिंग सेट्स जो है उनका जो यूनियन है उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो होगी एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों के एलिमेंट्स की तादाद को जमा करके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को माइनस कर दें तो यूनियन में एलिमेंट्स की तादाद आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, इफ़ ए इज इंटरसेक्शन इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है। अब देखें अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर ए बी का सबसेट है तो जब आप ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल ही आ जाएगा क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो पहले बी में मौजूद थे। जब आप यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा, यानी यूनियन में बड़ा सेट आता है, यूनियन जो होता है वो बड़ा सेट आ जाता है। तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आ जाएगा। अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल आया तो फिर एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ बी के इक्वल होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का सबसेट है तो फिर क्या होगा, अब बी अगर ए का सबसेट है तो फिर ए यूनियन बी ए के इक्वल आ जाएगा। तो फिर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने ए में एलिमेंट्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो ए आंसर है, इसका पहला आंसर है। नेक्स्ट 32, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ एम्प्टी, अगर ए इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो फिर इसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, 0 होगी। तो 32 का आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट 33, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉन एम्प्टी, अगर ए और बी की जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, यानी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी इनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो फिर इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब अगर आपको सेट का ना पता हो, सेट की खसूसियत का, सेट किस तरह के हैं, उनमें कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, वो किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप कभी भी इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स की तादाद नहीं बता सकते। जब मुझे पता ही नहीं है कि उनमें एलिमेंट्स कितने कॉमन हैं तो फिर मैं कैसे निकालूं। तो इसका मतलब अगर आपको एलिमेंट्स जो सेट आपको दिए हुए हैं, आपको उन सेट की खसूसियत का नहीं पता, वो नहीं पता कि वो किस तरह के सेट हैं, उनमें कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, वो किस तरह ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप उनकी इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स की तादाद नहीं बता सकते। तो फिर 33 का आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 34, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, हाँ अब यहाँ पे वो सेट आपको बता रहा है कि वो सेट किस तरह के हैं, उनका आपस में कोई ना कोई तल्लक बता रहा है, आपको खसूसियत बता रहा है। अब क्या होगा, अब अगर ए बी का सबसेट है तो अब जब ए और बी की इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन ए आ जाएगी क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो उनमें कॉमन होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए आ जाएगी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ जाएगी तो फिर ए इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, जितने ए में एलिमेंट्स हैं, तो मतलब एन ऑफ ए। तो 34 का जो आंसर है वो ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इफ़ बी ए सबसेट ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का सबसेट है, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फिर ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये किसके इक्वल होगा। अब अगर बी ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ जाएगी क्योंकि बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद है तो बी वाले एलिमेंट्स कॉमन है, सारे एलिमेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ जाएगी, फिर ए इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो बी के एलिमेंट्स की तादाद के इक्वल होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा एन ऑफ बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अब अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। तो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है देन वो आगे आपसे पूछता है कि एन ऑफ, यहाँ पे जो है ना वो ए फ़र्क की अलामत है ना, यहाँ पे फ़र्क की अलामत है, यहाँ पे फ़र्क है यहाँ पे।
सॉरी, यहाँ पे वो फ़र्क बता रहा है, यहाँ पे फ़र्क ए फ़र्क भी है यहाँ पे। अच्छा, इफ़ देन एन ऑफ ए फ़र्क बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अब अगर ए और बी डिसजॉइंट है, अच्छा ए फ़र्क बी में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, एक वो एलिमेंट्स आते हैं जो बी में ना हो। अब अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ए फ़र्क बी में तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ए फ़र्क बी में ए के वो एलिमेंट्स आते हैं जो बी में ना हो। और यहाँ पे ए और बी डिसजॉइंट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए फ़र्क बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर ए फ़र्क बी में ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे तो एन ऑफ ए माइनस बी किसको इक्वल होगा, एन ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसका 36 ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, एन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी जो है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं और मतलब इनके जो इंटरसेक्शन वो एम्प्टी है, देन एन ऑफ बी माइनस ए के बी फ़र्क ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब बी फ़र्क ए में कौन से एलिमेंट्स आने हैं, बी फ़र्क ए में बी के वो एलिमेंट्स आने हैं जो ए में ना हो। अब क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट है तो बी के तो सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो इसका मतलब बी फ़र्क ए जो है वो बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब एन ऑफ बी माइनस ए जो है ये एन ऑफ बी के इक्वल आएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, दुरुस्त ऑप्शन जो है आप इसको बना सकते हैं, आप इसको काट दें, ये एन ऑफ ए जो है इसको आप काट दें, तो यानी क्या रह जाएगा, एन ऑफ बी रह जाएगा। तो इसमें एलिमेंट्स की जो तादाद है वो एन ऑफ बी के इक्वल है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है देन, अब अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। अच्छा, अब अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में, इसको आपने याद रखना है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में। अब ए फ़र्क बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए फ़र्क बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, लेकिन ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा ए का जो बी में ना हो, इसका मतलब ए फ़र्क बी जो है वो एम्प्टी आ जाएगा। तो ए फ़र्क बी अगर एम्प्टी आ रहा है तो फिर इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो ज़ीरो होगी। तो 38 का जो आंसर है वो डी आंसर है, यानी ज़ीरो। 39, इफ़ बी ए सबसेट ऑफ ए, अगर अब बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। अच्छा, अब बी फ़र्क ए में कौन से एलिमेंट्स आने हैं, बी के वो एलिमेंट्स आने हैं जो ए में ना हो, लेकिन बी के तो सारे एलिमेंट्स ए में हैं। इसका मतलब बी फ़र्क ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी है तो इसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो ज़ीरो होगी। तो 39 का जो आंसर है वो डी है, यानी ज़ीरो है। नेक्स्ट, इफ़ बी इज़ सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का सबसेट है तो फिर एन ऑफ ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा, अब अगर बी फ़र्क ए, बी जो है वो ए का सबसेट है तो मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। अच्छा, अब ए फ़र्क बी में वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में ना हों, लेकिन बी के तो सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। इसका मतलब ए फ़र्क बी जो है मालूम करेंगे उसमें ए के वो एलिमेंट्स रह जाने हैं जो बी में मौजूद ना हों। तो इसका मतलब जब आप एन ऑफ ए फ़र्क बी मालूम करेंगे उसमें ए फ़र्क बी में एलिमेंट्स की तादाद कितनी रह जाएगी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी रह जाएगी, क्योंकि बी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए में से तो निकल जाने हैं। तो बी वाले एलिमेंट्स अगर ए में से निकल जाएंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनकी जो तादाद होगी वो क्या होगी, वो होगी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो सी आंसर है, इसका सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच फॉलोइंग इज ट्रू, आपने बताना है कि इसमें से कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एम्प्टी सेट में से अगर ए निकाल ले तो एम्प्टी सेट ही आएगा, बिल्कुल ट्रू है।
ए यूनियन है एक इक्वल है, ये भी ट्रू है। ए इंटरसेक्शन है एक इक्वल, ये भी ट्रू है। ए फार के एम्प्टी सेट आएगा, ये भी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसमें तमाम ऑप्शन ट्रू है, तो इसका जो आंसर होगा वो ई आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। इसी तरह आप तो 43 को देख लें, उसमें उसका भी आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा। 44 जो है इसको देखें, अब वो कहता है कि अगर ए यूनियन बी ए के इक्वल है फिर क्या होगा। ए यूनियन बी ए के इक्वल कब आ सकता है, जब ए के सारे एलिमेंट्स अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में हों, यानी बी जो है वो अगर ए का सब सेट हो फिर यूनियन जो है वो ए के इक्वल आएगा, क्योंकि बड़ा सेट जो आता है वो यूनियन आ जाता है अगर एक सेट जो है वो दूसरे सेट का सब सेट हो। तो ए यूनियन बी ए के इक्वल कब आएगा, जब बी जो है वो ए का सब सेट हो, तो मतलब बी आंसर आएगा इसका 44 का। 45 जो है बताना है कि इनमें से डी मॉर्गन का लॉ कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन है, यानी ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और 46 में भी आपने यही करना है, बताना है कि डी मॉर्गन का लॉ कौन सा है, तो इसका भी बी ऑप्शन है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। दो लॉ आते हैं डी मॉर्गन के, एक 45 में बी ऑप्शन है और दूसरा 46 में बी ऑप्शन है। यानी लेफ़्ट साइड पे अगर इंटरसेक्शन हो तो राइट पे यूनियन आ जाता है, और लेफ़्ट पे यूनियन हो तो राइट पे इंटरसेक्शन आ जाती है। 47 है द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ए लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन की तादाद जो है वो लिमिटेड है, तो अगर आपने कंक्लूजन निकालना है तो कंक्लूजन निकालने का जो वे है उसको आप क्या कहते हैं, उसको इंडक्शन कहते हैं, यानी 47 का ए ऑप्शन है। द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रीमाइसेस बिलीव टू द ट्रू। अगर आपके पास वो प्रोमाइसेस हैं, ऑब्जर्वेशन हैं जिन पे आप यकीन रखते हैं कि ये ट्रू ही हैं, उनमें से अगर आपने रिजल्ट निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, तो कंक्लूजन निकालने का जो वे है उसको क्या कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट 49 है स्टेटमेंट विच इज़ एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। ऐसे स्टेटमेंट जिसको आप प्रूफ के बगैर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कंक्लूजन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको पास्टुलेट कहते हैं। यानी 49 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। 50 लॉजिक, ऐसी लॉजिक इन विच एवरी स्टेटमेंट इज़ रिगार्डेड। ऐसी मंतक, ऐसी लॉजिक जिसमें हर स्टेटमेंट जो है इज़ रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, या उसको ट्रू के तौर पर लिया जाए या फॉल्स के तौर पर लिया जाए, यानी दो ही पॉसिबिलिटी हो, या वो ट्रू हो या फॉल्स हो स्टेटमेंट जो है। तो ऐसी जो लॉजिक होती है इसको क्या कहते हैं, इसको और अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन होगा 50 का। 51 क्वेश्चन द लॉजिक इन विच देयर इज ए स्कोप ऑफ मोर देन टू पॉसिबिलिटीज़। ऐसी लॉजिक जिसमें दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन अरिस्टोटेलियन कहते हैं, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। तो इसका बी ऑप्शन होगा 51 का। नेक्स्ट 52 ए स्टेटमेंट विच कैन बी डिसाइडेड, जिसके बारे में फैसला कर सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, उसको प्रपोजिशन कहते हैं। 53 द सिंबल विच इज़ यूज टू डिनोट निगेशन, यानी निगेशन को डिनोट करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल किया, इसको ये निगेशन भी इसको कहते हैं और नाट भी कहते हैं। तो निगेशन या नाट को डिनोट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा सिंबल है, तो ए ऑप्शन है इसका। ये इक्विवेलेंट जिस तरह का साइन होता है ना, ये नेगेशन का साइन है, नॉट का साइन है, ये नेगेशन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 53 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू, इसको पी इम्प्लाइज क्यू भी पढ़ते हैं या इफ़ पी देन क्यू भी पढ़ते हैं। तो पी इम्प्लाइज क्यू इज़ अ कंडीशनल, ये पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये कंडीशन है, इसको हम कंडीशनल कहते हैं इसी लॉजिक को। तो देन पी इज़ कॉल्ड, पी क्या कहलाएगा, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी जो है ये एंटीसीडेंट है, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और जो क्यू होता है इसको क्यू जो है इसको कंक्लूजन कहते हैं। तो 55 में इसने यही पूछा है कि क्यू को क्या क्या कहेंगे, तो क्यू को हम कंक्लूजन कहेंगे। 54 का ए ऑप्शन है और 55 का बी ऑप्शन है। 56 द सिंबल विच इज़ यूज टू कंबाइन प्रपोजिशन, जो प्रपोजिशन को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कनेक्टिव कहते हैं। तो 56 का जो ऑप्शन है वो ए है।
57 if P and Q be two proposition, P और Q दो proposition है, then P and Q, ये then P और Q के दरमियान जो अलामत है ये and इसको हम पढ़ते हैं P and Q। तो अगर दो प्रपोजिशन के दरमियान एंड की अलामत आ जाती है तो उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो 57 का जो आंसर है वो कंजक्शन, ये ऑप्शन है। 58 इफ़ पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशन, अगर पी और क्यू दो प्रपोजिशन हो देन पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू जो होगा ये क्या होगा, अगर पी और क्यू दो प्रपोजिशन है देन पी इम्प्लाइज क्यू जो ये क्या होगा, तो पी इम्प्लाइज क्यू जो है इसको हम कंडीशनल कहते हैं, क्योंकि ये पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब क्या है कि एफ पी देन क्यू, तो ये कंडीशन है, तो पी इम्प्लाइज क्यू जो है ये कंडीशनल है। 59 एफ पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशन देन, अब ये दोनों साइड पे कंडीशनल है, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, अगर ये अलामत आ जाती है तो इसको पढ़ते हैं हम, यानी तीर जो लाइन के दोनों साइड पे तीर है तो इसको हम पढ़ते हैं पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो इसमें दो कंडीशन है, पी फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, यानी एफ पी दैन क्यू फिर एफ क्यू दैन पी, यानी दो इसमें कंडीशन आ जाती हैं, जिसको बाय कंडीशनल कहते हैं। तो 59 का आंसर जो है वो डी है। 60 अ कंपाउंड प्रपोजिशन विच इज़ ऑलवेज ट्रू, ऐसी प्रपोजिशन जो हमेशा ट्रू हो उसको क्या कहते हैं, उसको टोटोलॉजी कहते हैं। तो 60 का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। 61 ए कंपाउंड प्रपोजिशन विच इज़ नेदर ऑलवेज ट्रू नार फॉल्स, ऐसी प्रपोजिशन जो ना के ट्रू हो और ना के फॉल्स हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कंटीजेंसी कहते हैं, जो ना के फॉल्स हो ना ट्रू हो उसको कंटीजेंसी, डी ऑप्शन। 62 ए कंपाउंड प्रपोजिशन विच इज़ ऑलवेज रॉन्ग, जो हमेशा रॉन्ग हो उसको क्या कहते हैं, उसको अब्सर्डिटी कहते हैं। तो 62 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। 63 इफ़ पी बी ए प्रपोजिशन, अगर पी एक प्रपोजिशन है देन, अच्छा ये देखें ये 63 से लेकर आप 67 तक ये जो क्वेश्चन है इनकी मैं वीडियो अलहदा बनाऊंगा, ये डिटेल से समझाने वाले हैं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी देख के, तो ये इनकी वीडियो जो है मैं ये डिटेल में बनाकर अलहदा अपलोड कर दूंगा 63 से 67 तक। आप 68 देखें। 68 इफ़ पी इज़ अ प्रपोजिशन, अगर पी एक प्रपोजिशन है जो कि है 4 लेस देन 5, अब 4 लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है, 4 5 से लेस ही होता है तो ये ट्रू है, इसका मतलब जो पी प्रपोजिशन है वो ट्रू है। अच्छा देन क्यू इज़ प्रपोजिशन, अब क्यू जो प्रपोजिशन वो बता रहा है कि 2 + 5 जो है ये 8 के इक्वल होता है, ये तो इक्वल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्यू जो है ये फॉल्स है। अब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। अच्छा देन ट्रुथ वैल्यू, आपने पी एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यू बतानी है। अच्छा ये जो पी एंड क्यू है यानी ये जो कंजक्शन है, अच्छा इस कंजक्शन की जो ट्रुथ वैल्यू है वो टी आएगी अगर दोनों टी हों, यानी अगर पी और क्यू दोनों टी हों, फिर जो पी एंड क्यू की जो कंजक्शन वैल्यू है, पी एंड क्यू की जो वैल्यू है ट्रुथ वैल्यू है, मतलब इस कंजक्शन की जो वैल्यू है वो टी आएगी। कब टी आएगी, जब दोनों ट्रू हो, यानी पी भी ट्रू हो, पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो। अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं फिर एफ आएगी, तो उसका जो आंसर बनेगा फिर बी बनेगा, यानी एफ। 69 इफ़ पी इज़ प्रपोजिशन 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5 होता है, ये ट्रू है तो पी ट्रू है। ए प्रपोजिशन क्यू प्रपोजिशन है कि 2 + 5 = 8, तो 2 + 5 8 तो इक्वल नहीं होता, इसका मतलब क्यू फॉल्स है। अब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है। अच्छा देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी आर क्यू, अच्छा अगर आर की अलामत आ जाती है ना दरमियान में, इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन की जो ट्रुथ वैल्यू होती है ये टी आती है अगर कम अज़ कम एक टी हो दोनों में से, या दोनों टी हो या कम अज़ कम एक टी हो, तो फिर टी आएगी। तो मतलब फॉल्स कब आ सकती है, एफ़ कब आ सकती है, एफ़ तभी आ सकती है जब दोनों एफ़ हो। तो पी क्योंकि टी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो कम अज़ कम एक तो ट्रू है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू टी आएगी, तो ए ऑप्शन है 69 का ए ऑप्शन। 60 अगर 70 एफ पी इज़ प्रपोजिशन 4 लेस देन 5, 4 5 से लेस ही होता है, इसका मतलब पी ट्रू है। क्यू इज़ अ प्रपोजिशन के 2 + 5 इज़ ग्रेटर देन 8, कि 2 + 5 जो है ये 8 से ग्रेटर है। अब ये रॉन्ग है क्योंकि 2 + 5 7 बनेगा, 7 जो है 8 से बड़ा तो नहीं है। अच्छा
अब पी मतलब ट्रू है और क्यू फॉल्स है, देन पी इम्प्लाइज क्यू, यानी ये जो कंडीशनल है पी इम्प्लाइज क्यू, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पी इम्प्लाइज क्यू में आपने ये याद रखना, ये जो कंडीशनल है इसमें तब ही एफ आ सकता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, यानी पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तब ही एफ आ सकता है, नहीं तो टी ही आएगा। अब पी टी है, टी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो इसका मतलब पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अगर इसमें एफ तब ही आ सकता है जब पहली ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, नहीं तो हमेशा जो है वो ट्रू ही आएगी, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बनेगा, यानी एफ। अच्छा, 71। अब 71 में वो बाई कंडीशनल पूछ रहा है, यानी पी एफ एन ओ लिफ क्यू। बाई कंडीशनल में आपने ये याद रखना है, बाई कंडीशनल में टी तब भी आ सकता है जब दोनों टी हों या दोनों एफ हों, तो फिर टी आएगा। जब एक टी और एक एफ हो तो फिर एफ आएगा, और अगर दोनों टी हैं या दोनों एफ हैं तो फिर टी आएगा। अच्छा, इसमें देखें वो कहता है इफ़ पी इज़ अ प्रपोजिशन फॉर लेस देन 5, तो ये ट्रू है। क्यू इज़ अ प्रपोजिशन के 2 + 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है। अब दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो फिर पी इफ़ एंड ओनली पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की जो वैल्यू है क्या होगी, अभी आपको बताया है कि ये जो बाई कंडीशनल है, यानी पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू की जो ट्रुथ वैल्यू होगी ये टी होगी जब दोनों एफ हो या दोनों टी हो, तो टी होगी। अगर एक एफ हो एक टी हो फिर ही एफ आ सकती है, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब टी आ जाएगा। तो 71 का आंसर जो है ए आंसर है। ये 72 और 73 जो है ये भी मैं आपको वो से 63 से 67 तक जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो अलहदा बनाऊंगा, तो उसके साथ ये भी डिटेल से समझाऊँ दूँगा। अच्छा, 74 द वर्ड्स आर सिंबल, ऐसे वर्ड या सिंबल विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी, जो कि हमें आइडिया देते हैं क्वांटिटी या नंबर का, उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे वर्ड या सिंबल जो हमें क्वांटिटी या नंबर का आइडिया देते हैं उसको हम जो है नेगेशन कहते हैं। और 75 जो है द सिंबल विच इज़ यूज टू कन्वे द आइडिया ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो 74 का आंसर बी है और 75 का आंसर जो है वो यूनिवर्सल सेट। 76 आपने इसको लॉजिकल फॉर्म में लिखना चाहिए, लॉजिकल फॉर्म में लिखने का जो है ये तरीका देख लेंगे। इंटरसेक्शन के लिए हम एंड इस्तेमाल करते हैं, यूनियन के लिए और इस्तेमाल करते हैं, और कम्प्लीमेंट के लिए हम नेगेशन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप 76 को देखें, इसको आपने लॉजिकल फॉर्म में लिखना है, तो देखें इसको कि इंटरसेक्शन बी, ए की जगह पी आ जाएगा, बी की जगह क्यू, और एंड की जगह और आएगा, तो ये बनेगा पी एंड क्यू। अच्छा, तो इंटरसेक्शन भी बन गया पी एंड क्यू, ऊपर कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट के लिए नेगेशन लगाते हैं, तो ब्रैकेट लगा के बाहर आप नेगेशन की अलामत लगा देंगे। अच्छा, इक्वल ए कम्प्लीमेंट, ए की जगह पी आ जाएगा, कम्प्लीमेंट के लिए आप पी के साथ नेगेशन लगा देंगे, यूनियन की जगह और आ जाएगा, और आगे बी का कम्प्लीमेंट है तो बी की जगह क्यू लिख देंगे, और साथ बी का कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट बनाने के लिए साथ नेगेशन लगा देंगे। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। तो 76 जो इसका ऑप्शन बी बनेगा। इस तरह 77 को भी आप लिख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा 77 को। इसको आप लॉजिकल फॉर्म में जो लिखेंगे तो डी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 इफ़ पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशन, अगर पी और क्यू दो प्रपोजिशन हैं, देन ट्रुथ सेट ऑफ पी आर क्यू, पी की जगह सेट पी आ जाएगा, क्यू की जगह सेट क्यू आ जाएगा, और आर किसके लिए इस्तेमाल होता है, यूनियन के लिए, तो ये पी यूनियन क्यू बनेगा। तो 78 का आंसर जो है वो बी है। इस तरह 79 इसमें एंड के लिए इंटरसेक्शन इस्तेमाल होती है, तो 79 का जो आंसर है वो ए आंसर बनेगा, यानी पी एंड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इफ़ पी एंड क्यू टू प्रपोजिशन देन ट्रुथ सेट ऑफ पी, यानी इफ़ पी की पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब इफ़ पी देन क्यू,
इसकी जो ट्रुथ सेट, इसको जो सेट फॉर्म में लिखे हैं वो क्या बनेगा, इस ये बनेगा पी कम्प्लीमेंट यूनियन क्यू, पी कम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। तो इसका जो ए ऑप्शन है 80 का ए ऑप्शन। 81 द ट्रुथ सेट ऑफ पी इफ एंड ओनली एफ क्यू, इसका जो ट्रुथ सेट बनेगा इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, वो पी इक्वल टू क्यू बनेगा। यानी बाई कंडीशन है, इसको आप जब सेट फॉर्म में लिखते हैं तो वो पी एंड क्यू आ जाएगा। पी लाजमी नहीं है पी एंड क्यू लिखें, आप ए एंड बी भी लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पी क्यू और क्यू लिखे हैं तो आप पी एंड क्यू, इसके लिहाज से आंसर देंगे सी ऑप्शन है 81 का। 82 नेगेशन पी, इसका ट्रुथ सेट कैसे होगा, नेगेशन कम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है तो ये पी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो 82 का जो आंसर है वो ए आंसर बनेगा। 83 द ट्रुथ सेट ऑफ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का जो ट्रुथ सेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ट्रुथ सेट ऑफ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन का मतलब कुछ भी सही नहीं है, यानी कंट्राडिक्शन आ रही है तो इसका जो सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो ट्रुथ ऑफ कंट्राडिक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा। 85 इसको आपने लॉजिकल फॉर्म में लिखना है, इसको आप उसी तरह ए की जगह पी आ जाएगा, यूनियन की जगह आर आ जाएगा, बी की जगह क्यू आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह एंड आ जाएगा, सी की जगह आर आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप इसको लॉजिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसका जो आंसर बनेगा वो बी आंसर बनेगा। 85 का जो आंसर है वो बी आंसर है, इसको जब लॉजिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो आप सेट फॉर्म को लॉजिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉजिकल फॉर्म को सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। 86 इफ़ सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट्स, अगर एक सेट है ए है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। अब अगर याद रख लें अगर सेट ए है उसमें एम एलिमेंट्स हैं और बी में एन एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो एम मल्टीप्लाई बाई एन होगी, यानी एम ज़रा एन। तो अब एम 2 है और बी एन एम 2 है यहाँ पे और एन 4 है, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा इनका उसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 8 होगी। अच्छा, एवरेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप कोई भी सबसेट ले लें, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड किया हुआ उसमें कुछ एलिमेंट्स लेके, अच्छा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो है इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर फॉर्म में होंगे। अच्छा, तो आप एक क्लास बी के कुछ एलिमेंट्स ले लें, उन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, मतलब एक कंटीन्यूअस प्रोडक्ट बी का आप एक सबसेट ले लेते हैं तो उस सबसेट को क्या कहेंगे, इन ऐसी कलेक्शन जिसमें एक क्लास बी के एलिमेंट्स हों उसको हम क्या कहेंगे, उसको रिलेशन कहते हैं। यानी एक क्लास बी में से कुछ एलिमेंट्स लेके आप कलेक्शन बना लेते हैं तो उसको रिलेशन कहते हैं। अब एम्प्टी सेट ए क्लास बी का, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है तो एम्प्टी सेट ए क्लास बी का भी सबसेट होगा। तो अगर एम्प्टी सेट को ए क्लास बी सेट के सबसेट के लिहाज से देखा जाए तो फिर एम्प्टी सेट क्या होगा, ये रिलेशन होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन, 88 का ए ऑप्शन। 89 इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन इट इज़ इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन होगा कब। अच्छा, अब फर्ज करें आपका फंक्शन है एफ ए टू बी, तो ये फंक्शन एफ इनटू कब होगा, जब रेंज जो है फंक्शन की जो रेंज है वो पूरा सेट बी ना हो। अच्छा, रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे बी के, वो एलिमेंट्स आएंगे रेंज में जो ए के एलिमेंट्स का इमेज बन रहे हो। ठीक है, तो अगर बी के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं आते, मतलब बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रेंज में नहीं आते, मतलब बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के एलिमेंट्स का इमेज नहीं बन रहे होते, फिर रेंज जो होगी फंक्शन की रेंज वो बी का प्रॉपर सबसेट होगी। मतलब बी के कुछ ऐसे एलिमेंट्स रह गए हैं जो रेंज में नहीं आते, फिर रेंज जो होगी वो बी का प्रॉपर सबसेट होगी। और अगर रेंज बी का प्रॉपर सबसेट हो, मतलब बी के कुछ एलिमेंट्स रह जाएं जो ए के एलिमेंट्स का इमेज बन रहे हो, तो फिर जो फंक्शन का होता है वो इनटू फंक्शन कहलाता है। तो इनटू फंक्शन कब होगा, जब रेंज जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट हो, यानी बी के कुछ एलिमेंट्स रह जाएं जो ए के एलिमेंट्स का इमेज बने। तो 89 का जो आंसर है वो बी आंसर है।
और ये आउट फंक्शन कब होगा, जब पूरे का पूरा बी रेंज बन जाए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए के किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज बन रहे हो, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स अगर रेंज में आ जाते हैं, यानी रेंज जो है वो बी के इक्वल हो जाती है, तो फिर जो फंक्शन है वो आउट होगा। तो 90 का क्वेश्चन, 90 का जो आंसर है वो सी है। 91, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन जो है वो ए टू बी इज़ 1 1। ये 1 1 फंक्शन कब होगा, 1 1 फंक्शन कब होगा, जब रेंज में कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, मतलब रेंज में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का इमेज बन रहा हो। मतलब अगर फर्ज करें बी में एलिमेंट है सी और ए में एलिमेंट्स है 1 और 2, C1 का भी इमेज बन रहा है और C2 का भी इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये रेंज का जो एलिमेंट है सी ये रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, मतलब कोई भी बी का रेंज में, रेंज का कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रेंज का ऐसा नहीं है जो ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज बनता है, मतलब रेंज जो है वो रिपीट नहीं होती, फिर वो जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। तो 91 का आंसर जो है वो डी है। 92, ए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी इज़ 1 1 एंड ऑन टू, फंक्शन जो है ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये कब होगा, अब 1 1 कब होगा, जब रेंज रिपीट ना हो, और ऑन टू कब होगा, जब रेंज पूरा सेट भी बन जाए। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है, 92 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ए फंक्शन इज़ 1 1, 1 1 फंक्शन जो है इज़ आल्सो कॉल्ड, उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव, जो 1 1 फंक्शन होता है उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो 93 का जो आंसर है वो ए आंसर है। 94, ए ऑन टू फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड, जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन्वर्स, तो उसको सरजेक्टिव कहते हैं। जो ऑन टू फंक्शन होता है उसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। तो 94 का जो आंसर है वो बी आंसर। 95, ए 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, तो उस फंक्शन को फिर हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो 95 का जो आंसर है वो सी आंसर है। 96, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, कोई फंक्शन जो है उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। अब अगर एफ जो है ये ए से बी फंक्शन है, तो एफ इन्वर्स जो होगा वो बी से ए होगा। अब ये एफ इन्वर्स जो है ये कब एग्जिस्ट करेगा, किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, वो फंक्शन इंजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या ऑल ऑफ दी। बाइजेक्टिव हो, अगर वो फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, मतलब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव अगर फंक्शन है तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। 97, ए फंक्शन फंक्शन है, फंक्शन जो है वो आपको पता है कि रिलेशन होता है, और रिलेशन में क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसमें किस तरह के पेयर्स हैं, इसमें उस तरह के पेयर्स हैं कि y जो है वो इक्वल है एम एक्स प्लस सी की। अब आपको पता है y इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है ये लीनियर इक्वेशन है, यानी ये लाइन की इक्वेशन है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें लीनियर इक्वेशंस हों, लीनियर फंक्शन लाइंस हों, लाइंस का रिलेशन हो, जिसमें वो जो फंक्शन होता है वो फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। तो 97 का जो आंसर है वो ए है। 98 में देखें तो इसमें y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो ये जो फंक्शन है ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। 99 वो कहता है कि नॉन इन्वर्स ऑफ लाइन, लाइन का इन्वर्स क्या होगा, तो लाइन का जो इन्वर्स है वो लाइन ही होगी। तो 99 का जो आंसर है वो ए आंसर है, ए लाइन। 100, इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये फंक्शन है तो देन इसका इन्वर्स क्या होगा। अब देखिए अगर y इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, अच्छा पहले इसको देखा ये क्या फंक्शन भी है, क्योंकि वो ये तो नहीं कह रहा कि ये फंक्शन है, वो तो ये कह रहा है कि इफ़ इज़ अ फंक्शन। अब y को अगर आप देखें क्या ये फंक्शन है, तो अगर आप इसको चेक करें तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप अगर इसमें फर्ज कर 1 लेते हैं तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होगा वो प्लस माइनस 1 आएगा। मतलब 1 का इमेज 1 भी है और -1 भी है, मतलब 1 जो है ये एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ जो है ये अटैच हो रहा है। तो जो फंक्शन होता है उसमें तो जो डोमेन होता है उसका हर एलिमेंट जो होता है
वो दूसरे सेट के एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट के साथ अटैच होता है। और यहाँ पे 1 के तो 2 इमेज बन रहे हैं, प्लस 1 का इमेज 1 भी बनेगा और -1 भी बनेगा, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसलिए जो 100 है क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो नॉट ए फंक्शन है। नेक्स्ट जो है 101, ये फंक्शन जो है जिसमें वो पेयर्स ले रहा है। कौन से पेयर्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जिनमें एक्स का जो इमेज है वो वाई है, और एक्स और वाई दोनों इक्वल है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्स का इमेज एक्स ही आ रहा है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब एक्स, इसमें ऐसे पेयर्स हैं जिनमें एक्स कोमा एक्स हो, मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, इस तरह के पेयर्स हैं इसमें। मतलब 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 4 है, 5 का इमेज 5 है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो 101 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट 102, इफ़ अ सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स, अगर सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट्स और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, देन डिफरेंट रिलेशंस इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए एंड बी, यानी ए क्रॉस बी में आपने देखना है कि इसमें कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, वो आपने ये देखना है कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने बन सकते हैं। जितने ए बी क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे उतने इसके रिलेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट रिलेशन। अब ये देखना है कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनते हैं कितने हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे। अब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, अब देखिए ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। और अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 6 बनेंगे, यानी 64 सबसेट्स बनेंगे। तो अगर इसके 64 सबसेट्स बनते हैं तो इसका मतलब इसके डिफरेंट रिलेशंस कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। तो 102 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी 64 है। नेक्स्ट जो है 103, इफ़ सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स, अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हों और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हों, देन डिफरेंट फंक्शंस इन ए क्रॉस बी। पर ऊपर वाले तो हमने देखा कि ए क्रॉस बी में रिलेशंस कितने बनेंगे। अब देखना है कि वो जो रिलेशंस हैं उन रिलेशंस में ऐसे फंक्शंस कितने होंगे, क्योंकि हर रिलेशन तो फंक्शन नहीं हो सकता ना। जो फंक्शन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेशन फंक्शन होगा। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब उन रिलेशंस में से फंक्शंस कितने होंगे ये आपने देखना है। अब ये आपने इसके लिए ये याद रखें, अगर कोई सेट ए है जिसमें आपके पास m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो उन रिलेशंस में से जो फंक्शंस होंगे, जो फंक्शंस की तादाद होगी, वो तादाद जो होगी वो होगी m की पावर n। यानी अगर a में m एलिमेंट्स हैं, b में n है, a में m है और b में n है, तो जो फंक्शंस की तादाद होगी वो n की पावर m होगी। यानी जो बेस होगा वो b के एलिमेंट्स की तादाद और जो पावर होगी वो a के एलिमेंट्स की तादाद। तो अब अगर a में 2 एलिमेंट्स है, b में 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने फंक्शंस बनेंगे, 3 की पावर 2, तो मतलब 9, तो इसके 9 फंक्शंस बनेंगे। 104, इफ़ सेट हैज़ m एलिमेंट्स एंड b हैज़ n एलिमेंट्स, तो फिर ए क्रॉस बी के रिलेशंस कितने बनेंगे। अब देखिए, अगर ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n होंगे। ठीक है, अब अगर ए क्रॉस बी में m क्रॉस n एलिमेंट्स हैं तो इसमें सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, 2 की पावर m क्रॉस n होगी। तो अगर इसके सबसेट्स की तादाद 2 की पावर m क्रॉस n है तो इसके रिलेशंस भी इतनी ही बनेगी, तो इसका बी ऑप्शन है 104 का। अगर 105 है, इफ़ सेट s हैज़ n एलिमेंट्स, अगर सेट ए है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसमें डिफरेंट रिलेशंस कितने बनेंगे। ये आगे ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एस आना है, तो डिफरेंट रिलेशंस इन एस है। अच्छा, अब एस क्रॉस एस में डिफरेंट रिलेशंस का मतलब क्या है, एस में रिलेशंस का मतलब क्या है कि वो एस क्रॉस एस की बात कर रहा है। अगर आपको कहता है ना कि एस में रिलेशन, तो मतलब वो एस क्रॉस एस की बात कर रहा है। तो एस क्रॉस एस में कितने रिलेशंस बनेंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे एस क्रॉस एस के सबसेट्स कितने बनते हैं। तो उसके लिए देखेंगे कि एस क्रॉस एस के एलिमेंट्स कितने हैं। अब अगर एस में n एलिमेंट्स हैं तो एस क्रॉस एस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n की पावर 2। अगर एस क्रॉस एस में n की पावर 2 एलिमेंट्स होंगे तो फिर इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n की 2। तो अगर इसके सबसेट्स 2 की पावर n की 2 है तो इसके रिलेशन भी 2 की पावर n की 2 बनेंगे।
तो ये आपने देखना था। तो अब इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आप इसको ठीक कर लें। यानी यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है, यहाँ पे 2 की पावर n की 2 आएगा, यानी यहाँ पे ऊपर 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 की पावर n की 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 106 है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ। अब यहाँ पे देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये मतलब ये लाइन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो भी लीनियर फंक्शन ही होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आप इसका जो इन्वर्स फाइंड करेंगे तो जो है जिधर जिधर नेक्स्ट क्वेश्चन 107, एन ऑपरेशन विच इज़ परफॉर्म्ड ऑन सिंगल नंबर। ऐसा ऑपरेशन जो सिंगल नंबर पर परफॉर्म किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? उसको यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए है। 108, स्केयरिंग नंबर को स्केयर करना, यानी जो स्केयर लेना है वो कौन सा फंक्शन होता है? क्योंकि आप एक नंबर का स्केयर ले सकते हैं, वो यूनरी फंक्शन होता है, इसका ए है। नेक्स्ट है 109, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट बाइनरी फंक्शन। इनमें से बाइनरी फंक्शन कौन सा नहीं है? बाइनरी फंक्शन वो होता है जो दो नंबर पर परफॉर्म हो सके। तो अब बताना है कि बाइनरी फंक्शन कौन सा नहीं है। प्लस ये तो बाइनरी है, डिवीजन जो है ये भी बाइनरी फंक्शन है, क्योंकि आपको दो नंबर की ज़रूरत पड़ती है। सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी है। तो कौन सा बाइनरी नहीं है? स्क्वायर रूट, ये बाइनरी नहीं है कि आप एक नंबर, क्योंकि आप एक नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये यूनरी फंक्शन है, ये बाइनरी नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन होगा 109 का। 110 का है फॉर नॉन एम्प्टी सेट जी ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। यानी आपने जी क्रॉस जी में से एलिमेंट्स लेने हैं, उन पर फंक्शन अप्लाई करना है और एलिमेंट जी में आएंगे। अब देखिए जी क्रॉस जी के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? पेयर फॉर्म के होंगे। तो मतलब आप अगर यहाँ पे अगर आपने फंक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको दो एलिमेंट्स की ज़रूरत है जो कि पेयर फॉर्म में होंगे। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? बाइनरी फंक्शन है। 110 जो है इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, एनी सबसेट ऑफ जी क्रॉस जी। जी क्रॉस जी का कोई भी सबसेट होगा वो क्या होगा? वो रिलेशन होगा। तो इसका जो आंसर है वो बी है। द सेट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू, यह जो सेट है ये किस ऑपरेशन के तहत क्लोज है? क्लोज सेट कौन सा होता है? किसी ऑपरेशन के तहत क्लोज सेट कब से होता है? कि जब आप कोई से भी दो उसके एलिमेंट लें और उन पर वो ऑपरेशन अप्लाई करें और एलिमेंट उसी सेट का है, तो फिर वो जो सेट है क्लोज होता है उस ऑपरेशन के तहत। अब देखें 1 लें, 1 में 1 ऐड करें तो 2 आएगा, तो ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। 1 में से 1 माइनस करें 0 आएगा, 0 इसमें नहीं है, तो ये माइनस के लिहाज से भी क्लोज नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 112 का जो आंसर होगा वो सी होगा। सेट ऑफ ऑड नंबर इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू, सेट ऑफ जो ऑड नंबर्स है ये किसके लिहाज से क्लोज नहीं है? ये सेट आप अगर इसको देखें, दो नंबर का सामने होगा वो क्या होगा? इवन नंबर आएगा ना, 3 + 3 क्या आएगा? 6। तो 6 और नंबर नहीं है, इसका मतलब ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी देखेंगे, 3 क्रॉस 3 क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 तो जो है वो और नहीं है। तो इसका मतलब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिहाज से ये क्लोज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज है। तो 113 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 114, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक इज अ बाइनरी ऑपरेशन इफ़ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। अगर कोई सेट एस है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? फिर उसको हम ग्रुपाइड कहते हैं। अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है तो वो ग्रुपाइड कहलाता है। 114 का आंसर जो है वो ए है। इफ़ एन इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो देन एन और बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन है इन दोनों का पेयर क्या कहलाएगा? अब आप देख सकते हैं कि एडिशन के लिहाज से ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो इसमें दो एडिशन के लिहाज से दो प्रॉपर्टीज़ में होल्ड कर जाती हैं कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है और ये क्लोज भी है। तो बाकी जो दो प्रॉपर्टी हैं, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें नहीं है एडिशन के लिहाज से, क्योंकि 0 नहीं है और इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो दो प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव वाली और क्लोज वाली। तो जिसमें दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। तो 115 का जो आंसर है वो बी है, सेमी ग्रुप। डब्ल्यू में देखें, अब डब्ल्यू जो है ये होल नंबर्स का सेट है, इसमें अब 0 भी आ जाता है।
तो ये क्लोज्ड भी है, अंडर एडिशन है, इसमें दूसरा एसोसिएट लॉ भी होल्ड करता है, और इसमें आइडेंटिटी भी आ गई, ज़ीरो आ गई, तो इन्वर्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 3 प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जिसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, आइडेंटिटी वाली, एसोसिएटिव लॉ वाली और क्लोज वाली, उसको हम मोनाइड कहते हैं। तो 116 का जो आंसर है वो सी है। अगर एन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज है, और एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी है, इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ये मोनाइड है। 118 जो है इसका फॉर नॉन एम्प्टी सेट एस पावर सेट, सेट आपके पास जो है वो एस का पावर सेट है, ऑपरेशन आपके पास जो है इंटरसेक्शन का है। तो आपने देखना है कि इंटरसेक्शन के लिहाज से ये ग्रुप पाइड होगा, सेमी होगा, मोनाइड होगा, ग्रुप होगा। अब देखें इसके दो सबसेट लें, एस के उनकी जो इंटरसेक्शन ले वो भी एस का सबसेट ही है, इसका मतलब ये क्लोज तो है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है इंटरसेक्शन में, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, ऐसा एलिमेंट जिसकी आप किसी भी एस के सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो एस का वही सबसेट आ जाए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इंटरसेक्शन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एस खुद होगा, क्योंकि एस की आप किसी भी सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सबसेट आ जाए, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। इन्वर्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन्वर्स इसका कब एग्जिस्ट करेगा, किसी एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, किसी एलिमेंट का इन्वर्स वो होगा जिसका आप उस एलिमेंट के साथ, इसमें एलिमेंट किस तरह के सबसेट है ना, तो किसी सबसेट का इन्वर्स वो सबसेट होगा जिसकी आप उस सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लें, और आंसर आइडेंटिटी कौन सा यहाँ पे एक्स है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है प्रॉपर सबसेट्स के लिए, तो इसमें इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये मोनाइड है। इस तरह आप यूनियन को देख सकते हैं, यूनियन के लिहाज से इसमें आइडेंटिटी जो होगी वो एम्प्टी सेट होगा, इसमें भी 3 ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, तो ये भी मोनाइड है। तो 119 जो है इसका जो आंसर है वो सी है। आगे 120 है, सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है आपको पता है ये क्लोज्ड होता है। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें ये क्लोज है, और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो ये भी मोनाइड है। सेट ऑफ रियल नंबर्स आगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 121 देखें, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप है, तो 121 का जो आंसर है वो डी है। आगे है क्यू जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है, इसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। 123 इसमें कहता है कि इंटरसेक्शन के लिहाज से दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, तो हम पहले भी देख चुके हैं वो एस होगा, तो 123 का जो आंसर है वो बी है एस। 124 यूनियन के लिहाज से पूछ रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो एम्प्टी सेट होता है, तो 124 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। 125 द सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें 1 होता है, इन्वर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, और क्लोज भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई से भी आप 2 रियल नंबर ले लें उनको मल्टीप्लाई करें तो वो रियल नंबर ही आएगा। तो 125 जो है इसका आंसर जो है वो डी है, यानी ये ग्रुप है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन जो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिहाज से 0 0 होता है, तो 126 का जो आंसर है वो ए है। और अगर 127 में वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट पूछता है, तो आइडेंटिटी के लिहाज से आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और 1 को आप लिख सकते हैं 1 + 0 होता है, 1 + 0 होता है को आप लिख सकते हैं 1,0, जिसका जो आंसर है वो सी है। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर्डर पेयर, आर्डर पेयर का जो सेट होता है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी ए अब लिखा ना x, y, तो x जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है आर्डर पेयर का, y दूसरा है। तो अगर तमाम आर्डर पेयर्स के आप फर्स्ट एलिमेंट ले लें तो वो जो सेट होगा उसको क्या कहते हैं, उसको डोमेन कहते हैं। 129 इफ़ ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट, अगर ए और बी 2 डिस्जॉइंट सेट है तो उनके फिर इंटरसेक्शन है आपको पता है एम्प्टी होगी, तो इसका आंसर बी है। और 133 अगर एस आपके पास है जिसमें 6 आप देखें इसमें 6 एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस क्या होगा 6 होगा, मतलब इसमें 6 एलिमेंट है।